नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील देख मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि पढ़ेंगे। संधि संधि हिंदी का आधार है। यदि आपने संधि सीख ली तो मानो लगभग आपने हिंदी सीख ली। हिंदी के बहुत सारे टॉपिक जैसे समास, उपसर्ग, प्रत्यय संधि पर ही आधारित हैं। संधि हिंदी की रीढ़ है। आपको संधि नहीं आएगी तो हिंदी नहीं आएगी। संधि को पढ़ना अलग बात है और सीखना अलग बात। मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। तो संधि सीखने के लिए बस इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं आसानी से याद होने वाली आसान ट्रिक से संधि पढ़ाने जा रहा हूं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप संधि सीख जाओगे। संधि समझने के लिए आपको हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उनका पूर्व ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए मैंने इन वर्णों को पहले पढ़ाया है। तो वर्ण फिर से पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। वर्ण महत्वपूर्ण क्यों है संधि के लिए? तो देखिए कि वर्ण है, वर्ण पर सवार है संधि और संधि पर सवार है हिंदी। तो देख लीजिए, वर्ण समझ में नहीं आएंगे तो संधि समझ में नहीं आएगी, संधि समझ में नहीं आई तो हिंदी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे छोटी इकाई है वही, यही इसमें मिलेंगे, संधि के अंदर यही मिलेंगे। अब सबसे पहली बात कि संधि शब्द है वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलता है। एक ये ऐसा शब्द, पहली बात तो यही समझो यहाँ पर, और एक ये ऐसा। इनमें से सही कौन सा है? सही दोनों है। अब बात आती है वर्तनी की दृष्टि से, शुद्ध शब्द है वो ये संधि वाला है जिसमें न आधा साफ दिख रहा है। वो ये जो शब्द है इसको सही मान लिया गया बाद में। तो ये शब्द कैसा है? मानक शब्द। सही दोनों ही है लेकिन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ये है और ये सिर्फ सही शब्द है। बाकी कैसे है ये शुद्ध शब्द? तो ये खुद संधि का है, व्यंजन संधि का शब्द है संधि। और जिस नियम में हम व्यंजन संधि में ये चीजें ऐसे और भी शब्द हैं वो पढ़ेंगे, वहां पर मैं और बता दूंगा। यहाँ पर आप सिर्फ यही ध्यान रखो कि दोनों शब्द साथ में आ जाएं तो इसको प्राथमिकता देनी है, ये ज्यादा सही है ये शब्द। सबसे पहली बात संधि की परिभाषा कि किसे कहते हैं संधि। देखो ये शब्द है, संधि शब्द है, टुकड़े करेंगे, उनका अर्थ लेंगे, वो परिभाषा संधि की एकदम से पूर्ण होगी और सटीक होगी। व्याकरणों में जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा संधि की परिभाषा दी गई है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। कैसे कि विद्वान है वो अपना अलग अलग मत रखते हैं। जैसे ये मान लो कि एक वो हाथी की कहानी सुनी होगी आपने कि चार अंधे थे, उनको कहा गया कि हाथी खड़ा कर दिया कि बताओ इसको छू करके, स्पर्श करके, महसूस करके कि हाथी कैसा होता है। एक ने हाथी के पैर को छुआ तो वो बोला कि हाथी खंबे जैसा होता है। एक ने उसके सूंड को छुआ तो वो बोला कि जो बुजुर्ग लोग चींटियां रखते हैं वैसा होता है। एक ने पूंछ को छुआ तो वो रस्सी सा, सांप सा लगा उससे, तो उसने बताया कि हाथी सांप के जैसा होता है। एक ने उसके पेट को छुआ तो उसका कहीं कोई अंत ही नहीं आया, छूता रहा, चारों तरफ घूमता रहा, तो वो तो बोला कि हाथी बहुत बड़ा अपरंपार होता है, पता ही नहीं उसका कहीं कोई किनारा ही नहीं आया। वो होता है क्या हाथी? ऐसा नहीं होता। लेकिन वो क्या गलत थे क्या अपने जगह पर? वो भी सही थे लेकिन कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं था, वहां पर बात किसी की भी सही नहीं थी। तो यही बात, यही ऐसी ही परिभाषाएं हमें संधि की व्याकरण में मिलती है। मैं शब्द से ये परिभाषा निकाल रहा हूँ, जैसा आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में रटना नहीं है कुछ भी, जो शब्द हैं वो ही बता देते हैं कि हम क्या हैं। पहले शब्द से परिभाषा निकालेंगे, फिर मैं विद्वानों वाले जो व्याकरण में है मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ी सी स्पष्ट है, अपूर्ण है, वो भी बताऊंगा। विच्छेद करेंगे इस शब्द का, तो विच्छेद होगा इसका सम, जोड़, धी। इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। दोनों शब्दों का अर्थ देखेंगे। सम का अर्थ होता है समान,
और धी का अर्थ होता है धारण करना। अब कुछ कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बड़ी धी क्यों नहीं आ रही संधि में, ऐसी संधि क्यों नहीं आ रही, जैसे संदीप तो ऐसे ही तो होता है उसमें आ रही है। तो धी बड़ी धी होती है, उसका अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि। और हमें तो क्या चाहिए, ये संधि पढ़नी है, इसमें धारण करनी है, समानता धारण करनी है वर्णों में। तो बुद्धि का यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, कोई सार्थकता ही नहीं है। तो बड़ी धी नहीं आ रही, छोटी धी क्यों आ रही है, क्योंकि सार्थक छोटी धी ही है। हमें जो अर्थ चाहिए वो हमें छोटी धी दे रही है। और इस कारण संधि में कैसा शब्द है, संधि ऐसा, छोटी ई की मात्रा, सम जोड़ धी, दो शब्दों से मिलकर बना। सम का मतलब समान, धी का मतलब धारण करना। समान धारण करना मतलब थोड़ा सा प्रति लगाएंगे समान के, समानता धारण करना। अब वाक्य बन गया ये। अब जैसे 10th क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो कक्षा के स्तर पर समानता धारण कर लेते हैं, चाहे किसी की एज कम हो ज्यादा हो, वजन कम हो ज्यादा हो, लेकिन कक्षा के हिसाब से उन्होंने क्या धारण कर ली, समानता। तो उनमें क्या हो सकती है, मित्रता हो सकती है। तो समानता धारण करने का सरल अर्थ क्या है, मित्रता। और जब मित्रता घनिष्ठता में बदलती है धीरे धीरे, तो उस स्थिति को बोलते हैं मेल। यानी कि मित्रता का और सरल अर्थ क्या है, मेल। तो संधि का अर्थ क्या आया, मेल। मेल को ही संधि कहते हैं। मेल किनका, आदमी तो हमारे पास है नहीं, भाषा है हिंदी, और उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। तो मेल सबसे छोटी में करवाएंगे हम, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण, तो मेल किन में होगा, वर्ण में। अब मेल करने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए कम से कम, और संधि में 2 ही होंगे। कई जगह पर ये परिभाषा मिलती है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल, नहीं अधिक नहीं, एक बारी में एक साथ में जैसे हाथ मिलाना है, 2 ही हाथ मिला सकते हैं, तीसरा ला करके फिर उनमें बीच में कहाँ फंसाएगा, नहीं मिल सकता। तो मेल के लिए हमें कितने वर्ण चाहिए, 2 वर्ण, कोई से भी हो, चाहे 44 है नहीं कुल, इनमें से कोई से भी 2 वर्ण क्या करेंगे, के मेल को संधि कहते हैं। नहीं, यहाँ पर भी बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क वर्ण है, ए वर्ण है, ल वर्ण है, म वर्ण है, है, ल है, ए है। अभी वर्ण मिलेंगे, कमल शब्द बना, संधि कहाँ हुई, संधि कैसे होगी भाई, 2 जने मिलेंगे, ये 2 वर्ण मिलेंगे। तो मानो आप कि एक वर्ण है वो 10 kg का है और दूसरा वर्ण 15 kg का है, इन दोनों को मिला दो, मिलाओगे तो इनका कुल वजन कितना होगा, 25 kg। ये पहला 10 kg 25 में मिल गया, इसमें परिवर्तन हो गया, 15 kg ये भी 25 में मिल गया, इनमें परिवर्तन हो गया। तो 2 वर्ण मिलेंगे, तो 2 वर्णों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये परिभाषा है संधि की, संधि कहते हैं। किसे कहेंगे संधि, 2 वर्णों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्ण, मैंने बताया ना कि कोई भी 44 कुल वर्ण होते हैं, 44 में से कोई भी 2 वर्ण क्या करते हैं, मेल करते हैं, और मेल करने के परिणाम स्वरूप उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का नाम संधि होता है। व्याकरण में हमें परिभाषा मिलेगी कि 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के परस्पर मेल में उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। काफी बार ये पढ़ लिए हमने परिभाषा, समझ नहीं पाए, विकार शब्द आ रहा है, विकार का तो मतलब त्रुटि होता है, बिगाड़ होता है, दोष होता है। अब संधि शब्द बनता है वो अशुद्ध बनेगा क्या, शुद्ध बनेगा। संधि की सटीक परिभाषा शब्द से जो निकली है वो है 2 वर्णों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे होता है ये समझना है हमें पहले।
तो शाब्दिक अर्थ इसका आया मेल, ये कोष्टक में लिख रहा हूं। दो शब्द हैं, अब दूर से देखने पर तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये दो शब्द मिल रहे हैं, दो शब्द नहीं मिल रहे। ये रेलगाड़ी के डिब्बे मान लो, दो डिब्बे हैं, तो इनमें जो जॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहां होगा। पहला ये डिब्बा, इसके आखिरी भाग और इस डब्बे का पिछला भाग, ये डब्बा मान लिया तो ये पिछला, मतलब मेल किनमें होगा, पास पास वालों में मेल होगा। भाई दो बच्चे पास पास में बैठे हैं, वो हाथ मिला सकते हैं। एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा 100 मीटर दूर बैठा है, वो बैठे बैठे हाथ मिला सकते हैं क्या? नहीं। तो बाकी हमें और वर्णों से कुछ भी नहीं करना है। शब्द चाहे कितना भी बड़ा हो, दो शब्द होंगे वो मिलेंगे तो उनका, जैसे पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मेल करेंगे। अब मेल करने के बाद में इनमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कैसे, कि एक बार देखें इनको कि परिवर्तन कैसे होगा। पहला शब्द है, उसके आखिरी अक्षर में हमें ध्वनि जो भी है, वर्ण जो भी है वो साफ नहीं दिखेगा, दूसरे शब्द का पहला साफ दिखेगा। तो ये तो खैर हम शब्द हल करेंगे, वहां पर देख रहे हैं। अब इनमें वर्ण निकालो अलग अलग। मैं में छोटा ऊ मिला, बाहर निकाल दिया, मैं आधा हो गया। अब ये मैं छोटा ऊ, ये दोनों और ये एक ही बात है, एक जैसे है, कोई बदलाव नहीं किया है। यहाँ पर मिले हुए हैं, मैं में ऊ मिला हुआ है, यहाँ पर बाहर निकाल दिया, दोनों चीज एक ही है। रे भी पूरा, देखो पूरा रे होता है तो उसमें ए मिलता है, ए बाहर निकल गया, रे के नीचे हलंत लगा दिया। अब इस रे में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। आगे देखो ए में और ए नहीं मिलता, स्वर है, स्वर में कोई भी स्वर नहीं मिलता, कोई भी। रे में छोटी ई है, बाहर निकाल दी। अब गिनेंगे इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने वर्ण हुए? 7 वर्ण। अब इन दोनों शब्दों का एक शब्द बनाएंगे हम, और उनमें यदि वर्ण 8 हो गए या 6 हो गए तो ये परिवर्तन मानोगे कि नहीं मानोगे? ये परिवर्तन होता है। कैसे, कि इन दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया, एक बार सीधा ही जोड़ रहा हूं, मुरारी शब्द बना दिया, मुर जोड़ अरी से मुरारी। इस मुरारी को देखें, मैं में ऊ, रे में आ, अब स्वर तो एक ही मिलेगा। अब रे और रे में ए थोड़ी है, एक ही है, आ बाहर निकाल दिया। रे में छोटी ई, गिनो इन्हें, 1 2 3 4 5 6। अब इस मुरारी में कितने हैं? 6 वर्ण हैं। और इस मूर जोड़ अरी, इन दो शब्दों में कितने वर्ण थे? 7, 7 से वर्ण कितने हो गए? 6। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसी परिवर्तन का नाम होता है संधि, इसी परिवर्तन का। जैसे और भी देख सकते हैं अपन, जैसे वाक जोड़ हरि। अब यहां देखेंगे जोड़ है ठीक पहले और बाद में, दोनों पास पास वाले। अभी कह के बाद में है आ रहा है सहघोष, तो ये कह गए में बदल रहा है, पीछे वाह ऐसा का ऐसा, आगे हरि ऐसा का ऐसा। अब इस शब्द में देखो आप, वाह है, कह है री है। अब इसमें कह कहीं पर नहीं है, वो किस में बदल गया, किस में परिवर्तित हो गया? गए में। तो ये हुआ परिवर्तन, और इसी परिवर्तन का नाम होता है संधि। आगे बढ़े, ये देखो, ये मुरारी, ये वाक जोड़ हरि, अलग अलग शब्द हैं ये, तो संधियां भी अलग अलग होती हैं। तो अब हमें देखने हैं संधि के प्रकार, कि कितने प्रकार की ये होती है। सबसे पहले हमने, छोटे बच्चे थे, ए आ की लाइन पढ़ी, ए आ ई ये, तो इनको बोलते हैं स्वर। उसके बाद क का चेचा ये पढ़ी, इनको बोलते हैं व्यंजन। और इनकी लाइन के अंत में जैसे अ आ की पढ़ी अंग और अह आए, क का की पढ़ी बाहर खड़ी में, तो लास्ट में कंग और कह आए। इस लाइन के अंत में देखो, इसके अंत में देखो, ऊपर नीचे बिंदियां आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो सबसे पहले स्वर पढ़े, उसके बाद व्यंजन, और इनके सबसे बाद में आ रहे हैं विसर्ग। तो ये मैं नाम लिख देता हूं, विसर्ग। अब यही संधियां होती हैं 3।
कितने प्रकार की? 3। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों में सिर्फ स्वर संधि के ही प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि कुछ नियमों में पढ़ी जाती है, विसर्ग संधि भी कुछ नियमों में पढ़ी जाएगी। जैसे आप व्याकरणों में गाइडों में देखोगे तो इसके व्यंजन संधि के आपको 17-18 नियम मिलेंगे, विसर्ग संधि के आपको 10-11 नियम मिलेंगे। मैं व्यंजन संधि सिर्फ 8 नियमों में पूरी करवाऊंगा, विसर्ग संधि सिर्फ 4 में। स्वर संधि है वो तो जो भी प्रकार है वो हमें पढ़ने ही होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, आप 17-18 नियम याद रखें ज़्यादा आसान है, या 8 नियम याद रखना आसान? 8 तो याद रख सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स है, इनको मैं आपको बताऊंगा कि कभी भूलो नहीं और संधि आपको आने लग जाए। पहली संधि स्वर संधि। अब पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में इसके प्रकार, फिर उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? संधि का ही एक भाग है, तो जो संधि की परिभाषा थी उसका एक छोटा भाग स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी। कैसे? संधि की परिभाषा आपने समझ ली तो ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली है ही नहीं कहीं। संधि किसे कहेंगे कि 44 वर्ण हमारे पास, 44 में से कोई भी 2 वर्ण आपस में मेल करेंगे, मेल के कारण उनमें परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का नाम होगा संधि। तो संधि नाम भी है स्वर संधि में। संधि का तो नाम क्या है कि मेल होगा। और ये पिछला शब्द क्या कह रहा है? पिछला शब्द स्वर है, तो ये कह रहा है ये जो यहाँ पर मेल होगा वो किस में होगा? स्वर में। अब स्वर अकेला तो मिल नहीं सकता, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 स्वरों के मेल में हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि की परिभाषा हुई। भाई संधि की परिभाषा क्या? 44 में से कोई भी 2 वर्ण मिलेंगे उनमें परिवर्तन होगा, वो तो होगी संधि। और सिर्फ 2 स्वर मिलेंगे फिर उनमें परिवर्तन होगा, वो कहलाएगी स्वर संधि। परिभाषा इसकी समझे। इसके बाद इसका थोड़ा सा स्वरूप और देख लेते हैं हम कि ये स्वर संधि होती कहाँ पर है, कौन कौन सी स्वर इसमें क्या क्या मिलेंगे, मतलब इसका स्वरूप की कहाँ पर किस शब्द में स्वर संधि होगी, किस में और दूसरी होंगी स्वर नहीं होंगी। सारे शब्द वो संधि शब्द नहीं होते, कुछ ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया मोर जोड़ अरे, इनका तो बना दिया हमने मुरारी, बदलाव हो गया। अब कन्यादान है, ये 2 शब्द है मिले हैं। वरमाला है, ये भी 2 शब्द है मिले हैं, ये कन्या और ये दान, ये वर और ये माला। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कन्या शब्द है और दान शब्द है, इनको मिला दिया, एक से 2 रेखा खींच दी बस, और कोई बदलाव थोड़ी हुआ है। तो ये संधि शब्द नहीं है, ये संयोग शब्द है, संयोग हुआ इनमें, 2 शब्द बस संयोग से मिले हैं। और ये परिवर्तन वाला जो शब्द होता है वो संधि होता है। स्वर आप जानते हो, स्वर संधि का स्वरूप देखें अपन तो कितने होते हैं स्वर? 11 पढ़ चुके हम अच्छी तरीके से। कौन कौन से होते हैं ये भी जानते हैं, अ आ ए उ, फिर री आती है, फिर ए आई ओ औ। अब मैं छोटी सी बात पूछूं कि जैसे ए है वो आ से मिले, पीछे चाहे कोई भी वर्ण हो, आगे चाहे कोई भी हो, हमें तो ध्यान रखना जोड़ के ठीक पहले और बाद में। स्वर संधि हो सकती है क्या? हो सकती है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, मिल लेंगे, मिल करके जो भी बनेगा वो बाद की बात है, देखेंगे। जैसे ऊ मिला ऐसे, वो भी स्वर है, ऐ भी स्वर है, मिल जाएंगे चाहे कोई से ही हो, स्वर तो है 11 में से ये स्वर संधि हो सकती है। ओ मिला ई से, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, हो सकती है स्वर संधि।
हरी मिला इस से। अब देखो आपकी ये शब्द है, ये तो है ये री है, और ये शब्द है ये सवर है, ये अक्षर है सवर इसी में मिला हुआ है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है, अपने हम पहचान नहीं पाते कि इसमें कैसे क्या मिलेगा। तो अब एक काम करना है कि पहला शब्द है ना, उसके आखिरी अक्षर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें स्वर संधि हो सकती है क्या, और वो कैसे पहचाने। तो ये सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जो पहला शब्द है उसका आखिरी अक्षर, पहला शब्द ये है हरी, इसका आखिरी अक्षर री है, तो री में से स्वर बाहर निकाल लो, व्यंजन को पीछे हलंत लगा के छोड़ दो। रे रे में छोटी ए आगे निकल गई, बाहर निकाल ली, आगे जाएंगे स्वर। पीछे है में से कुछ नहीं निकालना, ऐसा का ऐसा रहने दो, और आगे वाला ऐसा का ऐसा। यहाँ स्वर हमें साफ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, तो इस प्रकार से निकाल लेना है आगे से। अब देखो जोड़ के ठीक पहले कौन आया, ई आया, रे भी है, रे तो बाद में है, ठीक पहले और ठीक बाद में। जोड़ के पास पास में देखना है कौन आया स्वर, कौन आया स्वर। स्वर संधि हो सकती है, हो सकती है। विद्या जोड़ आश्रम। अब ये दिक्कत हो गई ना, तो पहचान करें सबसे पहले कि स्वर संधि हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यही काम करना है, पहले शब्द के आखिरी अक्षर से स्वर बाहर निकालो। ये में आपकी बात आ मिला है, और आगे नहीं निकालना है, आगे हमें निकला हुआ मिलेगा। अब जोड़ के ठीक पहले आ, ठीक बाद में आ, स्वर संधि हो सकती है। होगी कैसे, क्या क्या शब्द बनेंगे तो बाद में अपन देखेंगे। वाक जोड़ इस संधि तो हो सकती है, लेकिन स्वर संधि हो सकती है क्या, यह देखना आपकी बात कि क है, हलंत है, ये व्यंजन है, इसमें कुछ भी नहीं मिला, स्वर मिला हुआ होता तो आगे निकाल देते हैं अपन। ये स्वर है, अब स्वर संधि हो जाएगी क्या, नहीं होगी। इधर तो स्वर आ गया, इधर कौन आ गया, व्यंजन आ गया, स्वर संधि नहीं होगी। मान लो तय के बाद में मैं आए, तय के बाद में मान लो ऊ आए, तो तय में तो ए है और बाद में ऊ है, यहां पर हो सकती है, दोनों स्वर आ गए। मान लो तय के बाद में ओ आ गया, तो ये तो स्वर है, लेकिन इसमें से क्या निकाले, ये खुद आधा है, व्यंजन आधा है, आधे में से और कुछ भी नहीं निकलेगा, तो ये व्यंजन है, ये स्वर है, यहाँ पर स्वर संधि नहीं हो सकती। मान लो कि यहाँ पर आ है और यहाँ पर ल है, स्वर संधि हो सकती है क्या। अब देखो यहाँ पर तो ठीक है स्वर है, लेकिन इसमें भी स्वर पूरा ये वो निकालेंगे तो आगे जाएगा, ये हलंत हो जाएगा। अब जोड़ के ठीक पहले स्वर है, लेकिन बाद में क्या है, व्यंजन है, स्वर संधि नहीं हो सकती। स्वर संधि कहाँ होगी, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, स्वर। पहले शब्द के आखिरी में स्वर हमें साफ नहीं मिलेगा, दूसरे शब्द के फर्स्ट में हमें स्वर मिल जाएगा, तो पहले शब्द के आखिरी अक्षर से हमें स्वर बाहर निकाल लेना है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि स्वर संधि के प्रकार होते हैं, क्योंकि देखो स्वर है अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, तो हमें प्रकार बनाने की आवश्यकता पड़ी, रटना कुछ भी नहीं है। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और उनका क्रम क्या होता है, तो देखो कि ए आ की लाइन हमने पढ़ी, री नहीं आती थी, इसको काट दिया, एक बार काट दो इसे। अब काटने के बाद कम से कम कितने स्वर मिलते हैं, दो स्वर, और एक साथ दो ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं। अब दो दो के जोड़े बना ले, ये बना लिए, ये जोड़े कितने बने, 1 2 3 4 5, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की होगी। या खुद शब्द नाम को ही देख लो, स्वर शब्द को ही देख लो, स आधा है, कुछ नहीं मिला, वह पूरा है, ए मिला है, रे पूरा है, ए मिला है, कितने वर्णों से मिलकर के स्वर शब्द बना है, 1 2 3 4 5, कितने प्रकार की होगी स्वर संधि, 5 प्रकार की होगी। अब इनका नाम है वो क्रम से याद रखना है बस, क्योंकि क्रम चल रहा है। देखो सब कुछ इकावली हम पढ़ते हैं तो 1 1 के बाद में 2 2 के बाद में 4
चार नहीं आता, एकावली में नहीं आता क्या? आता है, लेकिन अपनी जगह आता है, क्रम में 3 आता है। तो ऐसे ही इनका क्रम है अ आ इ ई, तो वैसे ही इसके प्रकारों का भी क्रम है और उसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। प्रकार निकालने के लिए अब मान लो आप कि ये स्वर संधि है, ये एक बच्चा है, मान सकते हैं अपन बच्चा। प्रकार 5 के और स्वर हमारे सामने है अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ। रे को एक बार काट दिया। अब इस स्वर संधि को क्या माना? बच्चा। बच्चा अपनी जिंदगी का, बच्चा जन्म लेता है तो अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम कौन सा करता है? आप कहोगे, कोई कहेगा कि रोता है, कोई कहेगा दूध पीता है, कोई कहेगा वो सुसु वगैरह कर देता है, ये पहले काम है। ये पहला काम नहीं है। बच्चा अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम कौन सा करता है? खुद का जन्म लेना। भाई बच्चे का तो सहयोग होता है उसमें, तो पहला काम बच्चे का होता है जन्म लेते ही उसका जन्म लेना। वो जन्म जो वो लेता है वो उसका मूल या सबसे लघु रूप होता है। मतलब मूल क्या कह रहा हूं मैं कि अंगुली या नाक है थोड़ी बड़ी आ गई, कान थोड़े लंबे आ गई, तो उनको पैदा होने के बाद में काट के अपन उनको व्यवस्थित कर सकते हैं क्या? नहीं, जैसा आ गया वैसा आ गया। तो वो उसका मूल या लघु रूप होता है। लघु का मतलब छोटा, और आप जानते हो कि छोटे को कोई महत्व नहीं देता समाज में। तो बच्चे का तो गोद भी उसकी मम्मी वगैरह भले ही नहीं, हर कोई गोद ही नहीं लेता, कपड़े गिले कर देता है, उनके डर से दूरी बनाए रखते हैं। मतलब छोटे बच्चे को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वास्तव में महत्व आदमी को कब मिलता है? जब वो बड़ा हो जाता है। बड़ा कब मिलेगा? जब वो बड़ा हो जाएगा। और बड़े को हिंदी में कहते हैं दीर्घ। तो यही पहली संधि है, दीर्घ स्वर संधि। देखो बच्चा माना हमने स्वर संधि को, जन्म लिया, वो उसका छोटा रूप, कोई महत्व नहीं मिला। बड़ा हुआ तब उसे महत्व मिला। अब बड़ा हो गया बच्चा, बड़ा होने के बाद वो कहाँ जाएगा? स्कूल। तो स्कूल जाएगा, स्कूल में उसके अंदर गुण आएंगे। स्कूल जाएगा, उसमें क्या आएंगे? गुण। तो आगे मैं लिख देता हूं दूसरे नंबर पर गुण स्वर संधि। थोड़ा सा कोष्टक में ये और लिख दूं दीर्घ में, ये जो दीर्घ है बाद में समझाऊंगा, बाद में जब स्टार्ट करेंगे पढ़नी शुरू करेंगे वो। और देखिए इसको जिसको काट दिया। बच्चा बड़ा हुआ, दीर्घ। बड़ा होने के बाद स्कूल गया, तो उसमें क्या है? गुण। गुण और गुण अपने आप में अलग ही होते हैं। जिसमें गुण होता है वो अलग पहचाना जाता है, मतलब सामान्य रेखा से वो ऊपर निकलता है। तो जिस स्वर की एक मात्रा ऊपर निकलती है वो गुण स्वर होते हैं। ए ओ, और यहाँ पर थोड़ा सा और लिख रहा हूं मैं। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, गुण आए। अब एक स्कूल में तो हमारा ये बच्चा होशियार हो गया। स्कूलें बहुत सारी हैं, उनमें सब में एक एक बच्चे होशियार हैं, सबसे ज्यादा होशियार। हम चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा है ये सब स्कूलों में सब बच्चों से ज्यादा होशियार हो। तो इसको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जैसे 8 घंटे पढ़ना इसका गुण था, तो अब उसमें इसको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब ये सबसे ज्यादा होशियार बनेगा। सब स्कूलों में सिटी में टॉप आएगा। तो बढ़ोतरी को हिंदी में कहते हैं वृद्धि। तो अगली हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। और बढ़ोतरी किसमें की हमने? गुण में। गुण का मतलब एक डंडा, बढ़ोतरी की 2 डंडे। 2 डंडे रेखा के ऊपर 2 डंडे के रूप में जिस भी किसी स्वर की मात्रा लगती है वो होता है वृद्धि स्वर। किस किस की लगती है? आई की, आउ की। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई, आउ। एक बार ये इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रकारों पर ध्यान देना है। इसके बाद
बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, गुण आए, गुणों में बढ़ोतरी की, वृद्धि कर ली। एक प्रकार से एक नगर में ये बच्चा है सबसे ज्यादा होशियार हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये पूरे जिले में होशियार हो। अभी तो एक सिटी में ही हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वर्ग है, जो संकीर्णता, जो बड़े लोग बनते हैं वो संकीर्ण सोच नहीं रखते, सर्वहारा होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो इसे भी वर्ग से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वर्ग होता है, हम जानते हैं, व्यंजनों का, कैसे, मैं तक। और इस वर्ग से बाहर ये बच्चा निकलेगा तो ये रेलवे की लाइन आएगी। अब ये रेलवे की लाइन को केला मान लो आप। केला कैसे खाया जाता है? छीलकर। तो ये छिलका ये बाहर मिलेगा, ये और वह, ये आपने इधर फेंक दिया छिलका, ये और वह, और केला खा गए। तो क्या नाम बना? उल्टे हाथ से मैं लिखना चाहता था ये और वह। अब थोड़ा सा घुमाव सही नहीं दे पाया, ये हाथ तो अण बन गया। नाम क्या बना? ये। किस से बना ये नाम? ये और वैसे बना, ये और वैसे, और र ये नाम बन गया ना, तो र और लिख देता हूं। तो अगली यण स्वर संधि। इसके बाद बच्चा है पूरे जिले में सबसे ज्यादा होशियार हो गया, तो अब प्रसिद्ध हो गया, मतलब और प्रसिद्ध लोगों को देख करके लोग आश्चर्य करते हैं कि उससे जलन करते हैं, कि बुराई करते हैं उसके पीछे, की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा आदमी बन रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों रखते हो? यदि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो उसके बराबर बन के दिखाओ ना, और उसी के बारे में उससे ईर्ष्या रखना, उसी के बारे में सोचना, ये तो अपना ही नुकसान होगा, अपना समय खराब होगा। तो हमें कुछ करके दिखाना चाहिए, न कि दूसरे की बुराई। तो ये बच्चा बड़ा हो गया तो लोग हैं वो कहने लगे कि चीखे निकालने लगे कि अरे ये इतना बड़ा हो गया, अरे, है ना, ये चीख निकाली, अरे अरे, ऐसी चीखें, अरे अरे अरे। और फिर अंत में कहते हैं कि हमारे पास भी आवरे, कुछ तो गुर है, हमें भी कुछ सिखा दे ताकि हम भी कुछ कोशिश करें। तो अंत में कहते हैं आवरे। ये ऐसे चीखें निकालते हैं मानो। अब इनको हिंदी में लिखते हैं आई, और आहरे को अव, और आवरे को आव। अब इन चीखों के आदि में कौन सी चीख है? आदि का मतलब सबसे पहले ऐ। तो ऐ और आदि दोनों नामों को जोड़ देते हैं, ऐ आदि। क्या नाम बना? ऐ आदि। और इसके सामने कोष्ठक में ये चीखें हैं जो इनको हिंदी में बदल के मैंने लिख दिया, ऐ आई अव आव। ये संधियां हुई 5 प्रकार की स्वर संधि। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी यण स्वर संधि, पांचवी अयादी स्वर संधि। ये 4 हैं। तो इसके आधार पर भी देखो ये भी क्रम बन रहा है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और फिर से ये 4। देखो 4 3 2 3 4, ये है कोष्टकों में है, ये संख्या है। ये बाद में अपने काम में आएंगी, अभी आपको इतना ध्यान इन पर नहीं लगाना है। इसके बाद हम पहले संधि स्टार्ट करेंगे। पहली तो एक विशेष बात पहले मैं बताऊंगा, बाद में ये अपन शुरू करेंगे। कितने भागों में पूरी होगी? अयादी स्वर संधि, सॉरी, दीर्घ स्वर संधि 4 भागों में पूरी होती है। अब जैसे प्रकृति है, सृष्टि है, दुनिया है, संसार है, इसमें मनुष्यों की कितनी जातियां हैं? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी जातियां हैं? आप कहोगे कि बहुत सारी हैं, ये तो क्या क्या गणना करें, कितनी गिने? बहुत सारी नहीं है, 2 ही जातियां हैं मनुष्यों के अंदर, 2 ही जातियां हैं। वो है एक तो पुरुष और एक स्त्री। इनके अलावा कोई जाति नहीं है। अपन जैसे यहाँ के समाज में देखते हैं कि यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हरिजन, ये जातियां नहीं है भाई। कौन तो सबका लाल ही होता है। ये थोड़ी कि कोई
किसी का पीला होता है जाति के अनुसार, नहीं होता ना, सबका एक ही होता है। तो ये तो अपन ने बाद में बांटी है। वास्तव में मनुष्य की कितनी जातियां हैं? 2, पुरुष और स्त्री। इनमें देखो बड़ा कौन है? बड़ा मतलब एक प्रकार से बड़े का मतलब ऐसे मानो इनकी आयु से। अब आयु से कैसे मानो कि एक शोध मैंने पढ़ा था कि 100 आदमी है, आदमी या मनुष्य मतलब दोनों आ गए 100 के अंदर। 100 आदमियों में 85 महिलाएं ऐसी होती हैं जो 100 साल जीती हैं, और 100 में पुरुष सिर्फ 15 होते हैं जो 100 साल जीते हैं। तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ? महिलाएं हुई। जाने का कितनी भी बूढ़ी हो जाए, जाने का नाम ही नहीं लेती, बैठी रहती है। आगे बेटे की शादी हो गई, पोते की भी देखूंगी और अगली पीढ़ियां भी देखूंगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि बड़ा कौन हुआ? बड़ा, बड़ी स्त्री, और पुरुष कैसा हुआ? छोटा। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिए, एक बात, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि हिंदी के संधि में काम आने वाले ऐसे शब्द जो पुल्लिंग होंगे ना, पुल्लिंग शब्द, उनके अंत में लघु मात्रा आएगी। लघु मात्रा बताऊंगा कैसे। स्त्री बड़ी, स्त्रीलिंग शब्द होंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में दीर्घ मात्रा आएगी। अब ये लघु मात्रा क्या है? ए, ई, उ। दीर्घ मात्रा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। अब यहीं पर देख लो एक बारी, पुरुष है, पुरुष शब्द का आखिरी मात्रा ये आखिरी अक्षर में मिलेगी। स पूरा है तो इसमें क्या आया? ए कैसी मात्रा है? लघु है। स्त्री को ही देख लो, स्त्री है, तरह में क्या मिला? बड़ी ई। तो इस शब्द के अंत में कैसी मात्रा आई? बड़ी आई। कैसा भी देख लो चाहे आप। कमल कैसा शब्द है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो अंत में ए आया। रवि पुल्लिंग शब्द, अंत में क्या आई? छोटी ई। अब आप ये शब्द देखो, वधु कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो अब आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि ध में कौन सा उ आएगा। वधु ऐसा होगा, छोटी मात्रा वाला होगा अंत में, या बड़ी मात्रा वाला? स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ी मात्रा वाला होगा, ये शब्द सही होगा। अब आप कितना भी जल्दी में लिखो चाहे, बहुत काम की बात बता रहा हूं। सरस्वती शब्द कितना भी जल्दी लिख दो, आप गलत थोड़ी करोगे, हो सकता है गलत हो गया। देखो स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में मात्रा कैसी आएगी? बड़ी आएगी। मेरा ये जो नियम है ध्यान रख लेना, इसको नोट कर लेना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में लघु मात्रा आती है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में दीर्घ मात्राएं आती है। मेरा ये नियम संधि जो शब्द है ना, उनमें 100% लागू रहेगा, और कोई संधि शब्द नहीं है। जैसे मान लो अब आप ये कहोगे कि किरण स्त्रीलिंग शब्द होता है, ए आ रहा है, लघु मात्रा आ रही है, तो इस नियम के खिलाफ हो गया, खिलाफ। और आप ये कहोगे कि जैसे ये शब्द है औरत, अब इसने भी नियम को बिगाड़ दिया ना, अरे तो पता नहीं, इनकी तो महिमाएं अलग होती है, अंत में लघु ही मात्रा आ रही है। तो ऐसे शब्द किसी भी संधि में नहीं जुड़ेंगे, ये संधि शब्द ही नहीं होती। मेरा ये जो नियम है, संधि हम करेंगे आगे बहुत काम आएगा, ये उसमें ये लागू रहेगा, उसमें 100% लागू रहेगा। चाहे कोई भी शब्द हम देख लें, चाहे मूर जोड़ अरि, यही देख लें। मूर का मतलब होता है देव, और अरि का मतलब होता है शत्रु। अब देखो छोटी मात्रा, और इसमें भी ए की छोटी मात्रा, देव में भी छोटी, चाहे इसका पर्यायवाची आ गया शत्रु, पुल्लिंग शब्द है, तो इसके अंत में भी कैसी मात्रा आई? छोटी ही आई। तो संधि में मेरा ये नियम है, ये लागू रहेगा, और ये नियम हमारी बहुत मदद करेगा संधि शब्दों को हल करने में। रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। मैथ के से, गणित के से सवाल निकलेंगे, एक बार दिमाग में बैठा लोगे, बाद में कितने भी नए शब्द दे दो आप कर सकते हो। रटी हुई चीज है वो स्थायी नहीं होती। अब रटोगे तो बहुत बड़ी धांधली होगी। जैसे रटा हुआ ये जो सामान्य से दीर्घ वगैरह संधि है, इसमें तो आप बता सकते हो, जैसे विद्या जोड़ालय बता दोगे कि क्या होगा? विद्यालय होगा, विद्यालय। लेकिन मैं ये पूछ लूं कि विद्युलय क्यों नहीं हुआ, या विद्यालय क्यों नहीं हुआ, विद्यालय ही क्यों हुआ? तो ये समझने की चीजें हैं, रटना नहीं है। अब रवि जोड़ इंद्र,
आप बता दोगे। रविंद्र पुस्तक जोड़ आलय सामान्य शब्द है, बता दोगे पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तकालय बता दोगे इसका पुस्तकालय। मही जोड़ इंदर, अब इसका फटाफट आप बता दोगे महेंद्र। महेंद्र, जबकि महेंद्र नहीं होता, जल्दी से तो यही बताओगे। महाजोड़ इंदर का क्या बताओगे, इसका महेंद्र होगा। आपने बता दिया इसका, कई बार बता देते हैं बच्चे यूं जल्दबाजी में, तुक्के से। तुक्का नहीं लगाना है भाई, समझना है। समझाने के लिए मैं मौजूद हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान लगा करके आप पढ़ें। अगली क्लास में अपन पहली संधि शुरू कर देंगे। अब दीर्घ स्वर संधि 4 भागों में इसको हमें पढ़ना है। तो क्लास कैसी लगी, संधि का परिभाषा स्वरूप वगैरह समझ में आया तो आप क्लास को लाइक वगैरह करें, कमेंट करें। कहीं कोई दिक्कत हो, हालांकि दिक्कत तो मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं रहने दूंगा, फिर भी जैसा भी है जो भी है आपके सामने है क्लास। अगली क्लास में हम संधि शुरू कर देंगे और उसके बाद में आगे लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। धन्यवाद।